लास्ट क्या लिखा था पॉइंट, अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी अरे बहुत है, ये 17-18 लिखकर पूरा समझ लेगा। ये बताओ अंतिम में कंट्री कौन सी लिखी थी, ये बता दो मुझे, कौन सी कंट्री तक पहुंचे थे? हाँ तो अभी बहुत बाकी है। ब्रिटेन हो गया था, अमेरिका हो गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या लिया गया वो हो गया था, है ना। अभी और बाकी है, लिखोगे संविधान के स्रोत को ही हम आगे बढ़ रहे हैं अभी उसी पॉइंट में, क्योंकि हमारा एक पॉइंट छूटा हुआ है। लिखोगे, लिखो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन का तरीका। कहां से लिया गया? राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि कहां से ली गई? नहीं, आयरलैंड। कई बार हमें लगता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है वो भी कहां से लिया गया? यूएस से। ऐसा नहीं है, आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, कोई बात दिक्कत तो नहीं है यहां तक? आगे लिखोगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। वेरी गुड, लिखवा दिए ऐसे। चलो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? कुछ आइडिया थोड़ा सा बेसिक? नाम में लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, और बताओ, और सोचो, और सोचो। राज्य की नीतियों को निर्धारण करने के लिए, ऐसे समझो ना, राज्य कोई नीति लिखेगी, गवर्नमेंट कोई नीति लिखेगी, ठीक है, उस नीति, वो नीति किन आधार पर लिखी जाएगी, किन सिद्धांतों की पूर्ति हेतु वह नीतियां लिखी जा रही है, या यह देखा जाएगा कि वह नीतियां लिखने के बाद किन सिद्धांतों की पूर्तियां हो रही हैं, किन संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति कर रहा है। राज्य ने बनाया एक नियम, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A, याद है किसी को क्यों बनाया गया आर्टिकल 21A? शिक्षा का अधिकार, छोटे बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों बनाया, क्या कारण? क्योंकि सरकार को संविधान निर्माता निर्देशित कर रहे हैं संविधान में लिखे हुए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, कि आपकी कोशिश होनी चाहिए हर बच्चा स्कूल जाए। मेरी बात समझ में? पहले यह बात कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए या उनके लिए शिक्षा के प्रबंध करना चाहिए राज्य को, यह बात कहां लिखी हुई थी? पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका मतलब संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से आने वाली संसद को, आने वाली सरकार को, आने वाली दल को एक इशारा दिया था, एक दिशा दी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? कि यह आपका कर्तव्य है कि बच्चे स्कूल में पहुंचे। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसके बाद आर्टिकल 21A बना दिया गया, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व असल में संविधान निर्माता चले गए। अब तो अम्बेडकर जी देखने आ नहीं रहे, अन्ना नेहरू जी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा बवाल काट रहे हो संसद में तुम लोग? क्या मेरी बात क्लियर है? ना वो रहेंगे। मेरी बात समझ में? अरे बोलो। तो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से एक डायरेक्शन दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया, गाइडलाइन दी कि हम रहे चाहे ना रहे, आने वाली नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए अगर नेहरू अम्बेडकर नहीं है तो आने वाली नीतियां सरकार लिखने के लिए संविधान तो देके गए हैं ना, कि भाग 4 हम लिखकर जा रहे हैं, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि नीतियां कैसी बननी चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि नीतियां कैसी बननी चाहिए, तो आप इन्हीं तत्वों को देख लीजिएगा, इन्हीं सिद्धांतों को पढ़ लीजिएगा पार्ट 4 में, है ना। हमारा देश किस तरह की नीतियां बनाना चाहता है, हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, वो सब पार्ट 4 में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलू, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या यह भारत के लक्ष्य नहीं है? है।
मेरी बात समझ में आई? एक तरह से लक्ष्य है भारत की कि भारत को ऐसा करना है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करनी है। समझ रहे हो ना? सबको बराबर बनाना है हर एक तरह से। आर्टिकल 44 बोल रहा है सब बराबर, सबको हर तरह से बराबर बनाना, हर तरह से। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी सुना है? सामाजिक आर्थिक समता समानता। समता समानता में क्या अंतर होता है यार? यहां पर आ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन चलो ठीक है, अब पढ़ना तो है ही हमें सब कुछ, तो पढ़ ही लेते हैं फिर। समता समानता में क्या अंतर है बराबर से? और समता में न्याय आ जाता है तो समता हो जाता है। नहीं, और कोई ट्राई करो। समता समानता में क्या अंतर देख रहे हो? एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है, पता है? उसमें नहीं लिखा हुआ है। तुम्हारी कौन सी किताब? रजनीकांत, लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हो ना? नहीं लिखा हुआ है उसमें समता समानता क्या होती है। एनसीईआरटी यहीं से पकड़ लो। समता समानता क्या होती है? समानता बहुत सिंपल सी बात, समानता यानी कि सबको बराबर देना है। समझो मेरी बात। समानता यानी कि सबको बराबर देना है, समता यानी कि सबको बराबर करना है। सबको बराबर करने के लिए कोई जरूरी है कि सबको बराबर देना पड़े? अंबानी को मैंने दिया 100 रुपए और एक रिक्शे वाले को दिया 100 रुपए, समता आ गई? समानता से तो दिया, मेरे पास 200 रुपए थे और समझो मेरी बात, इसकी जो टोटल वेल्थ थी, जो कुल इसके पास पैसे थे, उसमें 100 रुपए बढ़ गए, इसके भी 100 रुपए बढ़ गए, लेकिन अभी गैप उतना ही तो है। चाहे इतना इतना गैप था, चाहे इसके बीच में गैप है, गैप तो उतना ही रहा ना, असमानता तो उतनी ही रही। नहीं समझ पा रहे हो? वो टोपी वाले बच्चे आई है आज? नहीं आई है? पतली सी दुबली पतली सी, कौन दुबला पतला बच्चा है सबसे क्लास में? खड़े हो जाओ बेटा। अरे तुम खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। मनीष भैया आए हैं? हाँ आदित्य भैया खड़े, अरे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। इन दोनों को पहले देख लो, एक बार देखो इन्हें। मेरे पास 10 रोटियां हैं, मेरे पास 10 रोटियां हैं, मैं दोनों को 5-5 दे दूं, समानता? समझ रहा हो ना? दोनों को जबरदस्ती 5-5 दे दूं, तुम्हें 5 खाना जबरदस्ती, तुम्हें 5 खाना जबरदस्ती, ये खा नहीं पाएंगी 5, और उनकी जरूरत पूरी नहीं होगी 5 में। मेरी बात समझ आई? ये हो गई समानता। मेरे पास जो था मैंने बराबर बराबर बांट दिया, समानता। लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? इन्हें देना चाहिए 2 रोटी। कितना खाते बेटा? 2 रोटी, 1 रोटी, 3 रोटी, ठीक है? और मनीष से नहीं पूछूंगा कितना खाते हो। मनीष को दे दिया 7 रोटी, 8 रोटी। समझ रहे हो ना? इनकी जरूरतें ज्यादा है, इनकी जरूरतें ज्यादा है, इनकी जरूरतें कम है। ऑटो में पीछे नहीं बैठे हो? और सीट ऐसे कटी कटी रहती है क्या? मोटी आंटी बैठती है ऐसे भसक के पूरा, तुम ऐसे पूरा हाथ पैर जोड़ लेते हो, ऐसे ऊपर कर लेते हो, हैं? क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की नीड अलग है, तुम्हारी बॉडी की नीड अलग है ना? क्या मेरी बात समझ आई? तो ऑटो वाला समता दे रहा है सबको, समानता नहीं दे रहा। समानता सीट की नहीं दे रहा है, समता दे रहा है। मेरी बात समझ आई? अलग अलग बैठ जाओ भाई, है ना? अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक उसी तरह से समानता और समता, जब हमारा इनपुट अलग अलग रहे ताकि आउटपुट बराबर आ रहे। समझ रहे हो ना? हमने दिया अलग अलग ताकि लोग बराबर हो, या समता? मेरी बात समझ आई? हमने बराबर बराबर दिया या समानता? क्या मेरी बात क्लियर है? अब बताओ, जो देश पहले से ही सामाजिक आर्थिक इतनी सारी विषमताएं हैं देश में, इतनी सारी इनइक्वालिटीज हैं देश में, वहां पर समानता ज्यादा अच्छा होगा या समता ज्यादा अच्छा होगा? समता। इसीलिए समता, समता एवं समानता दोनों। क्यों समता और समानता दोनों? क्यों नहीं सीधे समता? एक रिक्शे वाले ने किसी को मार दिया, एक अमीर आदमी ने किसी को मार दिया, समानता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए? समानता। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए? न्याय में तो समानता होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ना, गरीब है तो इसका सजा कम होगा, इसे सजा में रियायत मिल जाए, इसके लिए अलग कानून लिख दिया जाए, और ये अमीर है तो इसके लिए अलग कानून, ऐसा कर दें क्या? नहीं ना। तो यह हो गई समानता।
तो हमारे यहां समानता और समता दोनों है। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, समता यानी कि लोगों को बराबर बनाने का प्रयास, लोगों में बराबरी का बंटवारा नहीं, लोगों को बराबर बनाने का प्रयास। अब इस बराबर बनाने के प्रयास में लोगों को अलग अलग देना पड़ सकता है। मेरी बात समझ में आई? ये होती है समता। समझ में आ गया? और हर जगह समता का प्रिंसिपल लग नहीं सकता। हर जगह समता का प्रिंसिपल लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, है ना। गरीब आदमी है, डिसएडवांटेज्ड है, ठीक है सब कुछ, तो क्या इन्हें वोटिंग राइट दो मिल जाएंगे? क्या इनका वोटिंग राइट, इनका मताधिकार एक नहीं होगा और अंबानी के पास दो रहेंगे क्या? नहीं, उसके पास भी एक रहेगा, इनके पास भी वोटिंग राइट एक। समानता, इनके लिए भी एक कानून, उसके लिए भी एक कानून, समानता। इनकी भी बात सुनी जा रही है, उनकी भी बात सुनी जा रही है, समानता। समझ में आई मेरी बात? अरे बोलो। तो हमारे यहां समानता और समता दोनों के प्रावधान, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों के प्रोविजंस किए गए। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो ठीक है, हम देख रहे थे आर्टिकल 21A के बारे में देख लिया था। तो अब ये समता और समानता लागू रहेगी, लागू करनी पड़ेगी, यह दिया था अनुच्छेद 44 में। और समता समानता को लागू करने के लिए राज्य को, सरकार को, संसद को कानून बनाने पड़ेंगे। हमने बोल दिया सब बराबर बराबर हो गए, बोलने से तो नहीं होता ना। हम संविधान में लिख दिए हम कि सब बराबर हो गए, बराबर नहीं। उसके लिए राज्य को प्रयास करने पड़ सकते हैं, उसके लिए राज्य को हो सकता है आरक्षण संबंधी प्रावधान देने पड़ सकते हैं। मेरी बात समझ में? उसके लिए राज्य को हो सकता है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो प्रयासरत हैं, जिनके पास उतना सपोर्ट नहीं है, उनके लिए कुछ अलग मुद्रा योजना, उनके लिए कुछ अलग अभ्युदय योजना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि देश की कोशिश ही क्या है, सब लोग बराबरी पर आए। क्या मेरी बात क्लियर है? और यूपीएससी की भी कोशिश क्या है, सब लोग बराबरी पर आए। इसलिए क्वेश्चन कहां से पूछता है? एनसीईआरटी से। 1000 रुपए की किताब बेकार, एनसीईआरटी 10 रुपए की या फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में अवेलेबल, अच्छी। समझ रहा हो ना? नहीं समझे बात? समझ में आ रहा है? चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, समझ में आ गया? आयरलैंड से लिया गया। अगला नोट करोगे? अगला नोट करो, आयरलैंड से और भी कुछ लिया गया? नहीं, बस इतना काफी है। अगला लिखो, केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय ढांचा, केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय ढांचा। केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय ढांचा कहां से लिया गया? कनाडा से। कनाडा, ठीक है। और लिखोगे? पहले से लिख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। लिखो एक और, लिखो केंद्र के पास सुरक्षित अवशिष्ट शक्तियां, बची हुई जिन शक्तियों के बारे में पता नहीं था, वह शक्तियां भी। ठीक है। रेसिडुअरी पावर्स किससे लिया गया है? कनाडा। नोट करोगे? कनाडा। आगे नोट करोगे? समवर्ती सूची, हाँ अब बताओ किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन समवर्ती सूची किसमें भी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखा रहता है मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया था।
क्या मेरी बात समझ? इसीलिए ऑस्ट्रेलिया लिखा रहता है। आपके परेशान मत हो, आपके पास ऑप्शन में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम में आ गया तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लिखोगे, लेकिन इसमें ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 देगा ही नहीं। मेरी बात समझ? उसमें ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ही देगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये कनाडा, ये सब देगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। समवर्ती सूची किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया। नोट करो, ब्रैकेट में लिख लो चाहो तो। हालांकि यह प्रावधान, हालांकि यह प्रावधान, हालांकि यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी प्रस्तुत किया गया था, में भी प्रस्तुत किया गया था। में भी प्रस्तुत किया गया था। ये लिखिए, जर्मनी वाला लिखा है कि नहीं लिखा है? अलग से लिखा है जर्मनी का? नहीं लिखा है शायद ना। आपातकाल के समय स्थगन, हाँ यह जर्मनी का है। लिखा है अलग से लिखा है? ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना इस बात को, जर्मनी वाले। ठीक है, अगर लिखा है तो कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है शायद लिखाया नहीं था, लेकिन बताया था। लिखा था? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग सही हो। आगे लिखो, गणराज्य, गणतंत्र, गणतंत्र, सॉरी, गणतंत्र। कहां से लिया गया गणतंत्रात्मक फीचर? वेरी गुड, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति बताइए आप लोगों को। फ्रांसीसी क्रांति से कई सारे फीचर लिए गए, ऐसा नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों की बातें हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समता समानता की बात हुई, लोगों की स्वतंत्रता की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भाईचारे की बात हो रही है। वह सब फ्रांसीसी क्रांति के गुण थे। ठीक है, और फ्रांस ने क्रांति, और भी मजेदार बात, फ्रांस ने क्रांति के दौरान या क्रांति के समय वो बातें सीखी कहां से थी? अमेरिका से। अमेरिकन क्रांति में फ्रांस की भी भागीदारी थी। 1776 में जो अमेरिकन क्रांति के लिए युद्ध हुआ, 1776 में आजादी मिली अमेरिका को, उसमें फ्रांस की भागीदारी थी। और फ्रांस के सैनिक अमेरिका की ओर से इंग्लैंड को परास्त कर रहे थे, इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? और वहां पर उन्होंने देखा कि अमेरिका में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात हो रही है। जब वो वापस पहुंचे अपने देश में कुछ समय बाद, तो कहा यार हमने उनकी लड़ाई की, उन्हें स्वतंत्रता दिला दी, और हम लोग खुद राजशाही राजतंत्र के अधीन है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वही कमांडर जो कि फ्रांस का कमांडर था और अमेरिकी क्रांति को लीड कर रहा था, वो अपने आप पहला आदमी बनेगा जो फ्रांसीसी क्रांति को लीड करेगा। लिफायत नाम था। क्या मेरी बात क्लियर है? अमेरिका ने क्रांति कहां से सीखी? अरे अमेरिका फ्रांस, ठीक है, अमेरिका ने फ्रांस सीखा, फ्रांस ने, यह थोड़ा हुआ। अमेरिका ने क्रांति कहां सीखी? क्योंकि अभी बहुत जरूरी इसी का टॉपिक आने वाला है। बताओ, अमेरिका ने क्रांति कहां सीखी? कहां से? ब्रिटेन। ब्रिटेन के खिलाफ की क्रांति ब्रिटेन से सीखी? हाँ, ब्रिटेन से ही सीखी। लेकिन सीखी कैसे? सही बात है, ब्रिटेन से सीखी। क्योंकि सन 1215 में कुछ अमेरिकी शेफर्ड, शेफर्ड समझते हो, जो चरवाहे होते हैं, उन्होंने ब्रिटेन के राजा जॉर्ज थे या कोई थे, मुझे याद नहीं अभी, है ना, उन्हें घेर लिया था। क्या मेरी बात क्लियर है? और उनसे बोला जब तक आप ये डॉक्यूमेंट, इन दस्तावेजों पर हमारे स्वतंत्रता के अधिकारों का, हमारे नागरिक अधिकारों पर साइन करके नहीं जाएंगे तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो देन एंड देयर, उसी समय वहीं पर, है ना, इतने समझदार लोग थे या जो भी थे, उन्होंने वहीं पर मैग्ना कार्टा की रचना की। मैग्ना कार्टा में कोई बहुत बहुत बड़े दिमाग नहीं लगाए, वहीं पर मैग्ना कार्टा की रचना की। और वही मैग्ना कार्टा जिसका उद्धरण आज आप देते हो। बहुत सारी बातें जो आज आप न्यायालय के लोग या बहुत सारी जगह बोले आते हैं, वो सब मैग्ना कार्टा के प्रथम उद्धरण है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुना? ये न्याय अगर देर से मिल रहा है इसका मतलब न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी बात समझ? ये मैग्ना कार्टा का उद्धरण है। ठीक है, आपने सुना होगा शायद जो भारतीय 1892 में, 1885 में जब
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रचना हुई तो सबसे पहला उन्होंने क्या मांग की थी? विधायी परिषदों में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। मेरी बात समझ? उनका भी नारा यही था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हो ना कि हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो। यह भी कहां से नारा चुराया गया? मैग्ना कार्टा, वो शिव मत समझ रहे हो, चरवाहों का नारा। समझ रहे हो? और वही कॉन्सेप्ट कह सकते हो उधार लेकर या वही कॉन्सेप्ट समझकर अमेरिका में भी क्रांति हुई, अमेरिका से क्रांति फ्रांस में फैली, फ्रांस से पूरे यूरोप में फैली, और यूरोप के लोगों को भारतीयों ने बड़े आराम से देखा और उन्हें समझ आया कि अब हमें भी क्रांति करने का टाइम आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह से पूरे देश में क्रांति फैली। अधिकतर क्रांति ब्रिटेन के खिलाफ फैली, लेकिन वो जो शुरुआत थी वो भी कहां से हुई थी? ब्रिटेन से हुई थी। कि ब्रिटेन में ही पहले ये गुण आ गए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वाले, जहां लोग अपने नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? याद रखना मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलो। समवर्ती सूची किसमें किसमें? ऑस्ट्रेलिया से आया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक बात वो 1935 वाली बात लिखी, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? चलो ठीक है। जर्मन वाला बोलो, लिखवा दिया हूं। और कौन सा बाकी है? कनाडा वाला सब हो गया। एक और लिख लो। अच्छा, गणराज्य की भी बात की, गणतंत्र की बात की, फ्रांस की। गणतंत्र क्या होता है? एकदम क्लियर है? कोई ऐसा गणतंत्र क्लियर नहीं? रिपब्लिक बताया हुआ ना क्लास में, और क्लास में अटेंड करो, सब भूल जाएगा ऐसे। क्या होता है गणतंत्र? बताओ, याद है कुछ? लोकतंत्र गणतंत्र में अंतर बताया था ना? क्या होता है गणतंत्र में? जो राज्य का प्रमुख है उसे भी लोगों द्वारा चुना रहता है, वो गणतंत्र है। तो हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख भले ही सीधे तौर पर, भले ही प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा ना चुना जाए, लेकिन परोक्ष रूप से, है ना, लोगों द्वारा चुना जाता है। इसीलिए भारत भी गणतंत्र है। हालांकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारत में कम है थोड़ी सी, जहां सीधे तौर पर चुनते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्र के मुखिया का चुनाव, वो ज्यादा गणतंत्र होता है। लेकिन फिर भी हमारे ही द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी, राष्ट्रपति के भी चुनाव में भाग लेते हैं, और इसीलिए भारत भी गणतंत्र है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो, गणतंत्र हो गया। एक और लिख लोगे, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां से लिया गया? रूस, सोवियत रूस या रूस? सोवियत रूस, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था। ठीक है, तो लिखोगे सोवियत रूस। कुछ एक किताबों में जापान भी लिखा हुआ है। कुछ एक किताबों में जापान लिखा हुआ है, देखना, पर्यटन झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो लूसेंट में जापान ही लिखा हुआ है। जापान क्यों नहीं बोल सकते? जापान ने भी रूस से ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? जापान ने भी रूस से ही फंडामेंटल, रूस यानी कि सोवियत रूस से ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी। हमने भी सोवियत रूस से ही फंडामेंटल ड्यूटीज दी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे नोट करोगे। रूस का हो गया, यूएसए का तो सब हो गया, बस एक बाकी, एक नोट कर लो अंतिम। लिखो, संविधान संशोधन के लिए, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत व्यवस्था। दो तिहाई बहुमत व्यवस्था, बताओ कहां से लिया गया? कहां से? दक्षिण अफ्रीका। तुम लोग इतने गर्मी में शांति से बैठे हुए हो, यही मुझे अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर। मेरी बात समझ में? और ये दिखा रहा है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति है। ऐसा नहीं जल गए, भाग गए, बहुत गर्मी लग रही है, भागो यहां से। समझ में आया? थोड़ी सी विल पावर होनी चाहिए, कि दिन हमेशा समान नहीं होते हैं। तो अगर दिन समान नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते? तो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी खराब दिनों से जूझने की, मेरी बात समझ में, तो आप बहुत जल्दी ही तैयारी छोड़ देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? और तैयारी का समय चलता है लंबा, या आसान तैयारी नहीं, मैं पहले बता रहा हूं। तैयारी लंबी चलने वाली तैयारी होती है, कम से कम 1.5 साल तो लगता है ये कोर्स कंप्लीट करने में। 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है। फिर 5-6 महीने आप खुद की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है,
तब जाके आप प्रॉपरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर। आप ये मत सोचिए कि 6 महीने में तैयार करके हम यूपीएससी निकालेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग दावा करते हैं वो थंबनेल बनाकर, है ना, यूट्यूब पे 3 महीने में कैसे यूपीएससी निकालें, एक रात पढ़ के कैसे टॉप करें। ठीक है, ये सब भूल जाओ। ये सब केवल इसीलिए है ताकि तुम लोग उसे क्लिक करो और उनके व्यूज बढ़े और उन्हें पैसा मिले। नहीं समझे बात? समझ में आ रहा है? कोई सर्च तो नहीं करते एक रात भर पढ़ के यूपीएससी कैसे टॉप करें। असंभव है ये सब चीज। हालांकि दिमाग हमेशा असंभव चीज के लिए भागता है, लेकिन है असंभव। तो 6 महीने 5 महीने का प्रोग्राम बना के आए हो तो वैसे ये मान के चलो कि 1.5 साल तो लगना ही है, और 1.5 साल में तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होगी? होगी। क्या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर तनाव, हर एक तरह का दुनिया भर का काम नहीं आएगा? आएगा। मेरी बात समझ आई? तो उस समय, उस तनाव के समय, उस परेशानी के समय जो कि 1.5-2 साल में आएगी ही आएगी, उसे खुद को उबारने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? इच्छा शक्ति। तो अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर मुश्किल हालात। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इच्छा शक्ति बांधे रहो। हालांकि गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी बांधे रहो। चलो, जैसे लिख लिया? ठीक है। यानी कि संविधान संशोधन के लिए कितने, बहुत देखो यहां भी देख लिया हमने, लेकिन अभी आगे में से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। लेकिन अभी हल्का समय लेते हैं। संविधान संशोधन के लिए कितने लोगों का बहुमत चाहिए होता है संसद में उपस्थित? 2/3। सिंपल सा। अभी और डीप में नहीं जा रहे, और भी है प्रावधान, लेकिन अभी और डीप में नहीं जा रहे, बस हल्का समझ लो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। कुल मिला के कितने हो गए? 23 हो गए? 25 हो गए? चलो, खुद तो मैंने 23 लिखे हुए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग को ज्यादा ही लिखवाया, 2-4 याद आ रहे थे वो भी लिखवा दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हमने कल थोड़ी सी बात की थी किसके बारे में? लिखित और अलिखित। कल यानी कि परसों लिखित और अलिखित संविधान के बारे में बात की थी शायद, लास्ट हमारी थोड़ी सी, है ना? हमने यह देख लिया था कि लिखित संविधान संघीय ढांचे को मजबूत करता है या कमजोर करता है? मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि अलिखित संविधान में केंद्र सरकार बहुत सारे जो रूल्स हैं, बहुत सारे नियम कानून प्रावधान हैं, वह अपने पक्ष में बड़े आराम से लिख सकती है। और इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। किसकी सर्वोच्चता है? संसद की सर्वोच्चता है। किसमें? जहां पर अलिखित संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना क्लियर हो गया था एकदम? ठीक है। लेकिन संघीय ढांचा अगर मजबूत है, इसका मतलब क्या संविधान है? लिखित संविधान। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अगर संघीय ढांचा मजबूत नहीं है, केंद्रीकृत या संघात्मक है, तो लिखित संविधान के अलावा अलिखित नहीं हो सकता। मतलब अलिखित संविधान में दोनों तरह की सरकारें हो सकती हैं। अलिखित संविधान में दोनों तरह की सरकारें हो सकती है, संघीय भी हो सकती है और केंद्रात्मक या केंद्रीकृत या यूनियनाइजिंग वाली भी ज्यादा हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन लिखित संविधान तो लिखा ही इसलिए जाता है ताकि राज्यों का शोषण केंद्र ना कर सके, उनके अधिकार सुरक्षित रहे, केंद्र की नजर से सुरक्षित रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? उनके क्षेत्र अधिकारों का हरण ना कर ले। इतना बात एकदम क्लियर है ना? तो बस इसी पर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? लिखोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करो। लिखो संघीय ऐसे लिख लो, सरकार का ढांचा, ठीक है? या राज्य की संरचना लिख लो, राज्य की संरचना। संघीय और एकात्मक या केंद्रीकृत। सेंट्रलाइज्ड। केंद्रात्मक भी लिख सकते हो चाहो तो। केंद्रात्मक, यहां लिख दे रहा हूं मैं इंग्लिश में यूनियन और फेडरल। यूनियन पॉलिटी और फेडरल पॉलिटी, ठीक है? संघीय राज्य व्यवस्था और एकात्मक राज्य व्यवस्था, ठीक है? लिख लेते थोड़ा सा भाई, खिड़कियां खोल लो यार कम से कम।
उधर भी खिड़कियां तो खोल लो, थोड़ी सी हवा हवा आती है। ऐसे थोड़ी सी आवाज आएगी, लेकिन चलो हवा तो आएगी एटलीस्ट। चलो लिखोगे संघात्मक व्यवस्था में, पहले लिख ही लेते पहले आज। लिखो संघीय संघात्मक राज्य व्यवस्था में लिखो, लिखो द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। साथ ही साथ उसी में लिखो, साथ ही साथ कोई भी सरकार, ब्रैकेट में लिख लो, केंद्र या राज्य, केंद्र या राज्य, केंद्र या राज्य केंद्र या राज्य अपने स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में, अपने स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में अपने स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में दूसरी सरकार से छोटी नहीं होती है, दूसरी सरकार से छोटी नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऐसा कहां कहां पर है, लिखोगे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॉमा ऑस्ट्रेलिया, कॉमा कनाडा, कॉमा कनाडा, कॉमा रशिया, कॉमा रशिया, रूस। ठीक है, चल क्या मतलब हुआ, केंद्र और राज्य की सरकार क्या है, बराबर है, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में किसी भी तरह से नहीं आएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? जितनी केंद्र की शक्तियां हैं उतनी ही राज्य सरकार की शक्तियां अपने स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में, साफ साफ लिखा है अपने स्वतंत्र क्षेत्राधिकारों में, यानी कि जो क्षेत्राधिकार राज्य को मिला हुआ है उसमें केंद्र चाहकर भी किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता उन मामलों को जो कि विशेषकर राज्य को मिले हुए हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक उसी तरह से केंद्र को कुछ मामले मिले हुए हैं और वह उसके विशेष मामले हैं, अपने स्वतंत्र मामले हैं, अपना खुद का क्षेत्राधिकार है, और उन विषयों पर, उन मामलों में किसी भी तरह से राज्य का हस्तक्षेप केंद्र बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी बात समझ? उसमें केंद्र के पास स्वायत्ता है, पूरी तरह से ऑटोनॉमी है कि इन विषयों पर जो कि केंद्र को प्रदत्त विषय है, केंद्र को जो दिए गए सब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो किस तरह के रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह के बिल्स पास करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? किस तरह के अधिनियम लाती है, किस तरह के कानून लाती है, किस तरह के नियम बनाती है, पूरी तरह से केंद्र। और ऐसा संभव कब है? केंद्र और राज्य का इतना अच्छा बंटवारा, जहां पर केंद्र की शक्तियां और राज्य की शक्तियां इतनी अच्छी तरह से, इतने स्पष्ट तौर पर अलग है कि केंद्र राज्य का शक्तियां हरण नहीं कर सकता सामान्य तौर पर, और राज्य केंद्र की शक्तियों की इज्जत करेगा सामान्य तौर पर। इतना स्पष्ट बंटवारा कैसे संविधान में होता है? कैसे संविधान में होगा? लिखित, है ना? जहां पर संविधान की सर्वोच्चता होगी वहां ऐसा हो सकता है, जहां पर संविधान की सर्वोच्चता है नहीं, वहां नो डाउट केंद्र सरकार धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विस्तार करते हुए राज्य के क्षेत्राधिकारों को अपने अंदर मिला लेगी, विलय कर लेगी। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो इसी में नीचे लिखोगे, ऐसा केवल संघात्मक में ही लिखोगे, संघीय में ही, ऐसा केवल लिखित संविधान ऐसा केवल लिखित संविधान में ही संभव है।
ऐसा केवल लिखित संविधान में ही संभव है। एकात्मक में लिखोगे, केंद्रीकृत में लिखोगे, लिखो। देखो, एकात्मक प्रणाली में सरकार दो रूप में जरूर हो सकती है, परंतु दो रूप में जरूर हो सकती है, परंतु 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 केंद्र 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 की सरकार, ब्रैकेट में लिखो केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका की सर्वोच्चता, केंद्रीय विधायिका की सर्वोच्चता रहेगी, जिसकी वजह से प्रांत या राज्य की सरकारें केवल केंद्र की सरकार द्वारा लिखित कानूनों को लागू कराने का कार्य करेगी, लिखित कानूनों को लागू कराने का कार्य करेगी। समझ आ गया? यानी कि ऐसा नहीं कि क्षेत्रीय सरकारें नहीं होंगी, प्रांतीय सरकारें नहीं होंगी, राज्य सरकारें नहीं होंगी, लेकिन राज्य सरकार का मुख्य कार्य क्या होगा कि जो कुछ भी केंद्र ने लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, उसकी प्रशासनिक इकाई बनकर उसे लागू कराएं। कार्यपालिका का कार्य हो गया। राज्य की सरकार का स्वरूप जो है वो विधि निर्माण या कानून निर्माण नहीं रह गया, क्या हो गया? कार्यपालिका का। किसमें? एकात्मक। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किस तरह का संविधान? किस तरह का संविधान? अलिखित या लिखित, कोई भी हो सकता है। लेट अस सपोज लिखित संविधान में ही लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार की शक्तियां अधिक होंगी। मेरी बात समझ में? पहले से ही लिख दिया है तो लिखित में भी हो सकता है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन ऐसा अलिखित में नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? अलिखित सरकार में संघीय ढांचे की सरकार नहीं हो सकती। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि इसमें बराबरी की दर्जा दे रहा है। राज्यों का केंद्र के साथ बराबरी का दर्जा या केवल अलिखित संविधान में ही संभव है। केंद्र ऊपर है, राज्य नीचे है, केंद्र जो बोलेगा वो राज्य को करना पड़ेगा। यह दो तरीकों से हो सकता है, लिखित भी और अलिखित भी। अगर लिख के गए ही पहले से कि केंद्र सरकार की सर्वोच्चता रहेगी, और अगर अलिखित है, अगर बराबरी में था लेकिन अलिखित है, तो केंद्र सरकार एक के बाद एक हर संसद सत्र में एक नया बिल लाएगी और राज्य के अधिकारों का, राज्य की शक्तियों का, राज्य के विषयों का हरण कर लेगी। किडनैपिंग। नहीं समझे बात? समझ गया ना? बस लिखो, लिखित या अलिखित दोनों तरह के संविधान। हाँ, फेडरल तो लिखित ना, फेडरल तो लिखित ही है ना। लिखित है तभी फेडरल बन सका, तभी राज्य केंद्र के बराबर खड़ा है, क्योंकि पिताजी पहले से लिख कर गए। समझ रहे हो ना कि दोनों का बंटवारा बताया था ना पिताजी वाला, दोबारा बता दूं? समझ आ गया? ठीक है, पिताजी पहले से लिख के गए कि छोटकू का क्या, बड़कू का क्या, बताया था ना, पिताजी ने बंटवारा करके गए वसीयत का, है ना। तो यह बंटवारा वैध कब तक रहेगा? जब तक पिताजी क्योंकि लिख कर गए हैं। अगर पिताजी बोल के गए होते, है ना, केवल मुंह से बोल दिया पिताजी ने, बड़कू को बुलाया, छोटकू को बुलाया, अब बोला कि ऐसा है बड़कू, छोटकू का ध्यान रखोगे,
छुटकू को कार दे देना। अब बोल के गए पिताजी, छुटकू का कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लिख के गए होते तो कुछ मिलता? बड़कू कहेगा हमें आवाज ही नहीं आई थी। अरे वो पिताजी होश अंतिम समय में समझ नहीं आ रहा क्या बोल गए। मेरी बात सुन रही? बड़कू यही बोलेगा, है ना? अरे तुम्हें दुकान नहीं दी, अरे मुझे दुकान दे दी। ये बोल के गए कि दुकान तुम्हें देना का मन है लेकिन मुझे ही दे रहे थे। समझ रहा हो ना? बड़कू कुछ भी बोलेगा। भाई जो चीज लिख दी पिताजी ने वसीयत में, वही चीज तो डिवाइड होगी। तो लिखित संविधान वही लिखी हुई वसीयत है। समझ रहे हो ना? जिसमें पिताजी एकदम डिटरमाइन करके गए हुए हैं कि यह छुटकू का, या बड़कू का, या केंद्र का, या राज्य का। नहीं समझे बात? समझ गया ना? अगर पहले से ही वसीयत लिखे, अब देखो ये एक आत्मा, बड़कू बड़ा है, बड़कू को ज्यादा शक्तियां। अब ये दो तरीके हैं, है ना? हो सकता है पिताजी ने ही अपनी वसीयत में लिख दिया, नहीं बड़कू को ज्यादा दे, बड़कू ने ज्यादा सेवा, बड़कू को ज्यादा, बड़कू समझदार है, बड़कू उम्र में बड़ा, मेरी बात सुन रहे, उसे ज्यादा देना। अगर लिख के चले गए तो बड़कू को मिल गया। समझ रहे हो ना? और अगर पिताजी लिख कर नहीं गए, केवल बोल के गए कि राज्य और छुटकू और बड़कू बराबर है, तो ऑफ कोर्स बड़कू धीरे 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 छुटकू का एक एक सामान उठा लेगा, हरण कर लेगा, कह देगा नहीं मेरा है, हम बड़े हैं तुमसे। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ गया? तो ये यूनियन जो है, या एकात्मक या केंद्रीकृत जो सरकार है, केंद्रात्मक है, इसमें लिखित या अलिखित दोनों तरह के संविधान हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? लेकिन इसमें फेडरलिज्म में केवल लिखित ही होगा, तभी फेडरल स्ट्रक्चर सर्वाइव करेगा, तभी संघीय ढांचा रह सकता है जब लिखित संविधान हो। अलिखित संविधान में संघीय ढांचा रहेगा ही नहीं। केंद्र सरकार खत्म कर देगी संघीय ढांचे को, राज्य को खत्म कर, राज्य की शक्तियों को ले लेगी। मेरी बात सुनना है? क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर केंद्र ले रहा होगा, क्या इसके खिलाफ राज्य न्यायपालिका में जा पाएगा? अलिखित में नहीं जा पाएगा, क्योंकि न्यायपालिका से भी ऊपर अलिखित संविधान के देश में कौन होता है? संसद। बड़कू सबसे बड़ा अलिखित में, समझ रहा हो ना? अलिखित में बड़कू सबसे बड़ा। तो न्यायपालिका के पास राज्य जा ही नहीं सकते अपने क्षेत्राधिकार की मांग करने, क्योंकि नियम और कानून वही रहेगा जो केंद्रीय विधायिका डिसाइड कर रही होगी, क्योंकि अलिखित संविधान में जो कुछ केंद्र ने लिख दिया वही नया संविधान बन जाता है। क्या मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? मैं नाच के पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, आ रहा है? अब लिखो, संघीय वाले में लिखो, लिखो इसमें, हाँ लिखो, लिख लो, लिखो ब्रिटेन। इसमें एकात्मक वाले, केंद्रीकृत वाले में लिख लो। भारत स्पेशल मिक्सचर है, भारत को किसी में लिखेंगे। केंद्रीकृत वाले में लिख लो ब्रिटेन। लिखा हुआ है तो ठीक है, बस उतना काफी है। ठीक है, अब देखो और समझते हैं, इसमें बताओ लिखित है, यानी कि संविधान कैसा है? कठोर, अरे लिखित है तो कठोर है या लचीला है? कठोर है ना? यानी कि एक संघीय प्रणाली तभी तक उपस्थित रहेगी जब तक संविधान कठोर है, लिखा हुआ संविधान कठोर, और इसमें संविधान लचीला यानी कि आने वाली संसद चाहे तो पूरा का पूरा संविधान का स्वरूप बदल दे, संविधान के उद्देश्य बदल दे, मौलिक अधिकार बदल दे, चाहे तो पूरा संविधान बदल दे। ब्रिटेन की संसद चाहे तो A to Z पूरा संविधान बदल दे, कहते आज से नया संविधान लागू कर रहे हैं तुरंत, चाहे चुटकियों में, चाहे बिना संविधान संशोधन अधिनियम लगाए, चाहे जैसे ब्रिटेन की संसद ने कोई नया कानून लिखा और वह पुराने कानून की अवहेलना करता हो, पुराना कानून ऑटोमेटिक निरस्त, स्थगित। अपने ऐसा होता है क्या? नहीं, पुराने कानून की अवहेलना नहीं होगी। अगर हो रही होगी तो लोग भागकर किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि पहले जो संविधान में लिखा हुआ है ये नया कानून उसे नहीं मानता है, इसीलिए नया कानून असंवैधानिक यानी कि अवैध हो गया। लेकिन इसमें हो पाएगा अवैध? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि संसद ने जो दे दिया वही नया संविधान है, संसद ने जो कानून लिखा वही नया संविधान है, पुराना संविधान पुराना कानून उसी दिन से
खत्म, निरस्त। समझे मेरी बात? तो क्या लेकर जाओगे संसद न्यायपालिका के पास? भाई न्यायपालिका के पास किसी भी प्रावधान के संवैधानिकता के वैधता को लेकर, उसकी संवैधानिकता को लेकर, या संविधान में लिखे प्रावधान या किसी नए कानून को लेकर उसकी संवैधानिकता, उसकी वैधता को लेकर ये लोग कभी भी न्यायपालिका का रुख नहीं कर सकते, क्योंकि जो संसद ने लिखा वही संविधान बन गया। तो संविधान की अवहेलना क्या हो रही है जब नया संविधान लोग तुरंत दे रहे हैं? क्या मेरी बात समझ में आई? न्यायपालिका की शक्तियां कम या ज्यादा? कम। न्यायपालिका की शक्तियां ज्यादा। मेरी बात समझ में आई? नोट करोगे? लिखो लिखो, संघात्मक में लिखोगे, लिखो संघात्मक व्यवस्था में या संघीय व्यवस्था में एक, संघीय व्यवस्था में एक लिखित संविधान, एक लिखित संविधान होना आवश्यक है। लिखित संविधान होना आवश्यक है। जिसकी ना केवल सर्वोच्चता होगी, जिसकी ना केवल सर्वोच्चता होगी, साथ ही साथ यह एक कठोर संविधान होगा, साथ ही साथ यह एक कठोर संविधान होगा। एकात्मक में लिखो, केंद्रीकृत में लिखो, लिखो केंद्रात्मक प्रणाली में या केंद्रात्मक राज्य व्यवस्था में, केंद्रात्मक राज्य व्यवस्था में लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित कैसा भी, किसी भी प्रकार का, मतलब लिखो किसी भी प्रकार का संविधान, किसी भी प्रकार का संविधान हो सकता है। और यह एक लचीला संविधान होगा, और यह एक लचीला संविधान होगा, और यह एक लचीला संविधान होगा। ठंडी हवा है। और यह एक लचीला संविधान होगा। लिख लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एकदम क्लियर हो गया? एक बार जो लिखा पढ़ लो, एक बार अच्छे से, एकदम कंसोलिडेट कर लो उसे, अच्छे से पढ़ लो। और चलो से पहले पढ़ लो, 1 मिनट पढ़ लो, उसका कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक उसे पढ़ लो, पूरा एब्जॉर्ब कर जाओ दिमाग में एक ही बार में। किसी भी ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए जो आपको ये बोलता हो कि आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। क्या मेरी बात समझ आई? बार बार निगेटिव सुनने से मन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे भी लोगों के पास ज्यादा ना जाइए जो बार बार यही कहें कि वाह तुम्हारा निकला हुआ है, वाह तुम्हारा हो गया। मेरी बात समझ आई? ज्यादा पॉजिटिव सुनने से भी जो रियलिटी है वो दूर चली जाती है। समझा? दोनों से बराबर दूरी पे रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। नकारात्मक चीजों का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी बात समझ? हमेशा इनकरेज मोटिवेटिंग दोस्तों के साथ रहिए जो हल्का हल्का मोटिवेट करते रहे, जबरन मोटिवेट ना करें। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको रोके टोके भी अपनी कंपनी अच्छी रखिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये 1.5 साल के पीरियड में क्या होता है, कई बार हमारी कंपनी, हमारे जो दोस्तों का चुनाव है, उन्हीं की तरह हम भी बन जाते हैं हमारे दोस्त। ये सुना है ना, साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है कि हमारे जो व्यक्तित्व होता है वो आसपास के 5-6 व्यक्तित्वों का योग औसत होता है कुल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों का चुनाव करिए, उन्हीं के साथ रहिए, पढ़ाई की बातें करिए। ठीक है, 1.5-2 साल में बड़े आराम से अगर पढ़ाई करेंगे तो निकल सकता है सब, अगर प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो। ठीक है, चलो हम लिखित तारीख संविधान में दोबारा आ रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी भी क्या बताया कि केंद्र और राज्य बराबर, केंद्र और राज्य बराबर, अगर कभी केंद्र की शक्तियां, केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राज्य की शक्तियों का हरण कर ही लेगा, तो अब तो पिताजी है नहीं, अब किसके पास जाएगा राज्य? वेरी गुड, न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका केंद्रीय विधायिका को, केंद्र सरकार को डांट फटकार लगा सकती है, यानी कि उसके बराबर है, उससे छोटी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी जांच और संतुलन की शक्ति ज्यादा मजबूत किसमें? लिखित संविधान। समझ रहे हो ना? ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर जांच और संतुलन बनाए रखें, यह सब ज्यादा मजबूती से किसमें? लिखित में। क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें संसद ने जो लिख दिया वही शासन, केंद्रीय विधायिका ने। तो क्या कभी राज्य केंद्र के किसी अपनी शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर या केंद्र द्वारा किसी भी शक्तियों के पर अतिक्रमण को लेकर क्या शिकायत करने न्यायपालिका के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि संसद ने जो लिखा वही संविधान बन गया। तो न्यायपालिका के पास क्या लेकर जाएगा? नहीं जा पाएगा। यानी कि न्यायपालिका की शक्ति इसमें कम, सीमित। मेरी बात समझ? न्यायपालिका की शक्ति सीमित, तो क्या न्यायपालिका विधायिका के बराबर? नहीं। विधायिका की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, है ना? क्या जांच और संतुलन की शक्ति? नहीं, कम। जांच और संतुलन की शक्ति अधिक। समझ में आ गया? नोट करो इस बात को, लिखो 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 लिखो। एक संघीय व्यवस्था में, एक संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो केंद्र और राज्य के बीच में, जो केंद्र और राज्य के बीच में बीच में हुए विवादों को, के बीच में हुए विवादों को सुलझा सकती है और मध्यस्थता कर सकती है, और मध्यस्थता कर सकती है। साथ ही साथ ऐसी न्यायपालिका साथ ही साथ ऐसी न्यायपालिका एक मजबूत शक्तिशाली न्यायपालिका होती है जिससे जिससे मजबूत और शक्तिशाली न्यायपालिका होती है जिससे जिससे देश में जांच एवं
संतुलन की जांच एवं संतुलन की शक्ति की अवधारणा बनी रहती है। इंग्लिश में बोलते हैं नोशन ऑफ चेक एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस। यानी कि अगर केंद्र कुछ गलत कर रहा होगा तो केंद्र पर लगाम कौन लगा सकता है? न्यायालय। किसमें? संघीय व्यवस्था में, क्योंकि इसमें किस तरह का संविधान? लिखित संविधान। समझ में आ गया? आलिखित में नोट करो। आलिखित में यानी कि किसमें? एकात्मक में लिखोगे। एकात्मक प्रणाली में, एकात्मक प्रणाली में न्यायपालिका, न्यायपालिका केंद्रीय विधायिका के समक्ष, केंद्रीय विधायिका के समक्ष कम मजबूत, कम मजबूत और शक्तिशाली, कम मजबूत और कम शक्तिशाली होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? साथ ही, साथ ही केंद्रीय विधायिका के द्वारा लिए गए निर्णयों को, के द्वारा लिए गए निर्णयों को असंवैधानिक, विधायिका द्वारा लिए गए निर्णयों को असंवैधानिक, असंवैधानिक नहीं, असंवैधानिक नहीं करार कर सकती है। नहीं करार करना यानी कि डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं करार कर सकती है यानी कि कोई भी निर्णय जो कि केंद्रीय विधायिका ने लिया हुआ है वो कभी भी न्यायपालिका द्वारा निरस्त, स्थगित कुछ नहीं किया जाएगा। यानी कि हस्तक्षेप करने की शक्ति न्यूनतम, हस्तक्षेप करने की शक्ति न्यूनतम। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां हस्तक्षेप करने की शक्ति थी जिसकी वजह से, जिसकी वजह से संघीय स्पिरिट, संघीय स्पिरिट यानी कि संघीय जो अवधारणा है वह मजबूत होती रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? संघ बरकरार रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पर यहां पर संघीय ढांचा है ही नहीं, है ना? और इसीलिए एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अलिखित संविधान है जिसके तहत न्यायपालिका कमजोर है। न्यायपालिका कमजोर क्यों है? क्योंकि राज्य कभी भी किसी भी चीज के लिए न्यायपालिका के पास नहीं जा सकते, केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? राज्यों को कुछ मांग करनी होगी तो दोबारा से किसके पास जाएंगे? संसद के पास, केंद्र के पास जाएंगे, अपनी मांग केंद्र के पास पहुंचाए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यहां पर राज्यों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, राज्यों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए न्यायालय जिम्मेदार होगा? यहां पर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? राज्यों के बीच की मध्यस्थता कौन कर रहा होगा? केंद्र कर रहा होगा। केंद्र सुप्रीम बॉडी, केंद्र की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, समझ आएगा? संसद की सर्वोच्चता इसमें आलिखित में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अमेरिका है, समझ में आ गया? चलो, अमेरिका का नाम सुना है? अभी तो मैंने बोला, अभी तो सुना ही होगा, इसके पहले भी सुना ही होगा। अमेरिका क्या है? संघीय या एकात्मक? संघीय, एकात्मक? एकात्मक भी कोई बोल रहा है, नहीं। अमेरिका कैसा है? राज्यों का संघ, संघीय। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसा है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ होने का मतलब हो गया
या कोई वृत्त है, लेटर सपोज क्या वृत्ति ही है। इसमें कई सारे दाने लगे हुए हैं, समझ लो एक माला है। यह माला अलग अलग फूलों की बनी हुई है और इसके अलग अलग गुण हैं। इसी माला में चंपा, चमेली, गेंदा और हर तरह की चीजें लगी हुई हैं। समझ रहे हो ना? सबके अलग अलग गुण है ना? सबकी अलग अलग महक है। इसीलिए केंद्र इसे कंट्रोल नहीं करना चाहता। बोलता है जाओ जी लो, हम गेंदा को नहीं बोलेंगे कि तुम रोज की तरह बन जाओ, समझ लो ना, गुलाब बन जाओ। हम कमल को नहीं बोलेंगे कि तुम चंपा की तरह बन जाओ। सब अलग अलग है। क्या मेरी बात सुन रही? अरे बोलो, किस तरह का स्ट्रक्चर? संघीय, एक आपने संघीय। सुभाष कश्यप बोलते हैं, एक केंद्र, सुभाष कश्यप की अच्छी किताब आती है, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर एनसीईआरटी छोड़ी हुई है तो एक सुभाष चंद्र कश्यप की किताब आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था, वो पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है, बेसिक से बता हर चीज। केंद्रीय व्यवस्था कैसी होती है? केंद्र से संचालित। केंद्र, वृत्त का केंद्र होता है ना, मेरी बात समझ? तो जैसे वृत्त का केंद्र महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही केंद्रीय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इससे 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 सॉरी इससे 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 कोई मतलब नहीं है। समझ जाओ ना? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केंद्र। किस व्यवस्था में? केंद्रीय व्यवस्था में। क्या मेरी बात क्लियर है? अब अमेरिका कैसा है? ऐसा या ऐसा? अरे संघीय तो रट लियो, बता दो। चलो, ए है कि बी है? अमेरिका ए है ना? अमेरिका विश्व का पहला देश बना जो कि संघीय व्यवस्था को फॉलो कर रहा है, संघीय व्यवस्था को अनुसरण करने वाला है। क्या मेरी बात क्लियर है? विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका। समझ में आता है? संविधान को लिखित रूप में लिखने वाला पहला देश कौन सा है? संविधान का संकलन, संविधान को लिखने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका। पहला लिखित संविधान अमेरिका। इनका संविधान तो अलिखित है ना? इनका संविधान बोल रहे संविधान, लेकिन एक जगह संकलित है नहीं। इनके संविधान की रचना हुई है। क्या मेरी बात सुन रही? क्या यह महज इत्तेफाक है कि अमेरिका एक संघीय व्यवस्था का भी देश है और पहला लिखित संविधान को लिखने वाला भी देश है? नहीं। पहला लिखित संविधान लिखा ही क्यों? क्योंकि व्यवस्था कैसी चलानी है? संघीय। और लिखित संविधान किस तरह की व्यवस्था पर जोर देता है? संघीय। मेरी बात सुन रहे? क्योंकि राज्य अलग अलग तरह के हैं, राज्यों की शक्तियां आपस में बराबर हैं। समझ रहे हो ना? राज्य केंद्र से किसी भी मामले में छोटे नहीं है। यह संघीय व्यवस्था। और यह देने वाला कौन? किस तरह का संविधान? लिखित या अलिखित? लिखित संविधान। तो विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका, विश्व की पहली संघीय व्यवस्था अमेरिका। महज इत्तेफाक नहीं है ये। समझ रहे हो ना? पहला लिखित संविधान लिखने से ही वह पहला संघीय देश बन पाया। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। यहां कहीं एग्जाम्पल में लिख लोगे? देखो एग्जाम्पल में, ना केवल अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान लिखने वाला देश बना, कहीं भी नोट बना के लिख लो, कॉपी में ही लिखो, डेस्क पर बेंच पे लिख लोगे तो फिर नहीं ले जा पाओगे घर पे। कॉपी पे लिखो, ना केवल अमेरिका पहला लिखित संविधान लिखने वाला देश बना, साथ ही संघीय सरकार की व्यवस्था या प्रणाली पहली बार यही निर्मित हुई। संघीय सरकार की व्यवस्था या प्रणाली पहली बार यही निर्मित हुई। संघीय सरकार की
व्यवस्था पहली बार यही निर्मित हुई। संघीय सरकार की व्यवस्था पहली बार यही निर्मित हुई। संघीय सरकार की व्यवस्था यानी कि सीमित सरकार या असीमित सरकार? सीमित सरकार। सीमित सरकार यानी कि संविधान ज्यादा या संविधानवाद कम? संविधानवाद ज्यादा। संवैधानिकता, जहां संवैधानिकता लिखवा है वहां संविधानवाद भी लिख लेना, कहीं लिखवा है ना किसी पेज पे लिख लेना संविधानवाद। संवैधानिकता संविधानवाद एक ही चीज है। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखवाया था ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिखवाया था ना, वहां लिख लो संविधानवाद, वही लिख ले लो, ठीक है? 2-3 पेज पलटो, कम से कम लिख तो लो यार, है ना? ऐसा ना सब मिक्स कर दो। संवैधानिकता संविधानवाद अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है? तो एक ऐसा देश जहां पर सीमित सरकार, जहां पर सीमित सरकार है, सरकार की शक्तियां असीमित नहीं है, ऐसा देश संभव कहां पर है? लिखित में। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गया? और अगर सरकार सीमा रेखा के अंदर काम कर रही है यानी कि संविधानवाद ज्यादा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो संविधानवाद ज्यादा कहां पर? लिखित में या अलिखित में? लिखित में। यूपीएससी 2021 क्वेश्चन, संविधानवाद ज्यादा कहां पाया जाता है? लिखो संविधानवाद की अधिकता या संवैधानिकता की अधिकता। और अलिखित में क्या लिखोगे या एकात्मक में क्या लिखोगे? संविधानवाद की कमी पाई जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अलिखित को इस तरह से लिखा गया है कि केंद्र की सर्वोच्चता है, तब संविधानवाद की कमी हो जाएगी। अगर अलिखित को इस तरह से लिखा गया है कि राज्यों की भी सर्वोच्चता बरकरार है, तो संविधानवाद बराबर रहेगा। तो इसीलिए संविधानवाद की कमी पाई जा सकती है, पाई जा सकती है। मेरी बात समझ में आई? लेकिन इसमें संविधानवाद की प्रचुरता डेफिनेट, एकदम श्योर है कि इसमें संविधानवाद ज्यादा होगा। इसमें कम हो भी सकता है, कम कोई जरूरी नहीं, कम हो भी सकता है, क्योंकि इसमें लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो लिख लो इस बात को, लिखो संविधानवाद की अधिकता, वहां संविधान की कमी पाई जा सकती है। ठीक है, लिख लिया? अरे बोलो। ठीक है, अब इंडिया में कैसा है वो अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा संघीय ढांचे की ओर आएंगे। ठीक है, लिखोगे सामान्य तौर पर, हाँ मतलब ये खत्म हो गया हमारा, आगे लिखो इसके बाद। सामान्य तौर पर विश्व में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। दो प्रकार की सरकारें, जिन्हें हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में जानते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये रंग दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये बता दो। रंग चेंज कर दूं कि दिख रहा है? दिख रहा है, सफेद ही ले लो, मुझे लग रहा है सफेद ज्यादा दूर तक दिखता है। चलो, ये कौन सा है? अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या होता है संसदीय व्यवस्था, क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे एकदम बढ़िया सा, बढ़िया डायग्राम बनाए थे तुम लोग। इस बार मैं एक यूपीपीसीएस के बच्चा एक मेंस लिख के आया था, वो कॉपी चेक किया था अपनी, मतलब वहां पर आरटीआई लगाना पड़ता है, पर आपको कॉपी दिखाई देगी अगर मेंस अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है,
तो कह रहा था कि जिन डायग्राम में, जिन आंसर्स में उसने डायग्राम, फ्लो चार्ट या इस तरह की चीजें नहीं बनाई हैं, उसमें ऑटोमेटिकली आधा एक नंबर ऐसे ही काट लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, शुरुआत से ही आपको बता रहा हूं कि आंसर में प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आपको किसी चीज का डायग्राम बना के प्रस्तुत करना आता है तो उसे जरूर जरूर डायग्राम बना के प्रस्तुत करिए। अगर आपके पास फ्लो चार्ट है, अगर आपके पास एग्जाम्पल है, अगर आपके पास कुछ नक्शे संबंधी डायग्राम है, तो जरूर जरूर बनाइए। मेरी बात सुनाई, मस्ट है। उसे देख, इतनी बात तो डायग्राम की वजह से थोड़ा पेज भर आता है, ठीक है, वरना 8 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए 2 पेज होते हैं। पता है बात की नहीं पता? बता दूं तुम्हारी क्लास वैसे टाइम ही नहीं मिलता ना। जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसके लिए 2 पेज ऐसे से मिलेंगे, समझा? और जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा ना उसमें 1, 2 और 3 इस तरह मिलेगा, समझा? 1, 2 और 3, ठीक है, 3 पन्ने अवेलेबल रहेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर आपका पन्ना छूट रहा है, ठीक है, तो बुजुर्ग कॉपी चेक करने वाले होते हैं, तुम समझते हो पन्ने भरे हुए कितने अच्छे लगते हैं। मेरी बात सुन नहीं? तो कुछ बना के आओ उसमें, मतलब फूल पत्ती मत बनाने लगना। साड़ी का किनारा तुमने सीखा था क्लास 1 में, पता साड़ी किनारा बना दिया उसमें, नहीं, कुछ बना के आओ, अच्छा कुछ अच्छा डायग्राम एग्जाम्पल है ना, देकर आओ उसमें। क्या मेरी बात? भरा भरा लगे तुम्हारा कॉपी, खाली खाली तुमने सारे सही पॉइंट लिखे हैं, कॉपी खाली छुट्टी हुई है, तो ये 2 नंबर गए, उड़ गए, समझा? कॉपी भर के आनी है। इसीलिए राइटिंग का बहुत महत्व है, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम में। यूपीएससी में थोड़ा बहुत वो हो जाता है, लेकिन पीसीएस के एग्जाम में राइटिंग का प्रेजेंटेशन का तो दोनों में महत्व है, लेकिन राइटिंग ज्यादा करने का, कंटेंट ज्यादा लिखने का बहुत अधिक महत्व है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो तो डायग्राम देख रहे हैं, संसदीय व्यवस्था का डायग्राम एक बार देख लेते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की, हमारे हाथ में कोशिश ही है कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा न्यायपालिका, शायद एक दिन बनाया हुआ था नहीं, आज अलग तरह समझेंगे इसीलिए बना रहा हूं। न्यायपालिका डायग्राम वही रहेगा लेकिन अलग तरह समझेंगे। ये है विधायिका, संसदीय प्रणाली, संसदीय सरकार की संसदीय प्रणाली में विधायिका से ही निकलती है क्या? कार्यपालिका। वेरी गुड। हालांकि यह कार्यपालिका कुछ इस तरह से निकलती है, ऐसे चली जाती है, और ये इस कार्यपालिका का हेड होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जो ना केवल कार्यपालिका के हेड हैं बल्कि राज्य के प्रमुख हैं। राज्य प्रमुख लिख दूं? राज्य के मुखिया, राज्य प्रमुख लिख देता हूं, राज्य के प्रमुख, राज्य के मुखिया या राज्य के प्रमुख। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, राष्ट्रपति कहां पर है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका से सबसे ऊपर। हालांकि कार्यपालिका का ही एक हिस्सा कौन है? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, लेकिन कार्यपालिका का 99% भाग कहां पर है? विधायिका के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि संसदीय प्रकार की सरकार में, संसदीय व्यवस्था में विधायिका को निचोड़ कर ही कार्यपालिका निकलती है, विधायिका के अंदर से ही कार्यपालिका बनती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कितना समझ में आ गया? ठीक है, वहीं पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अध्यक्षीय में क्या होता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। यहां लिख रहा हूं विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के अंदर द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय प्रणाली यहां पर भी है, ऐसा मत समझो द्विसदनीय प्रणाली यहां पर नहीं है, यहां पर भी 2 सदन है,
ये देखा जाए तो ओवरऑल 2 सदन है, ऐसे काट दे रहा हूं, देखो ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा से निकले हुए लोग इस गोले में, दोनों से हैं, लोकसभा से भी हैं और राज्यसभा से भी हैं। इसे हम बोल सकते हैं, यहां पर कार्यपालिका बोल रहा है, लेकिन इस गोले को हम बोल सकते हैं, जिसे इस रंग से दिखा रहा हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर मंत्रिपरिषद। कैसे जाएगा भाई? मंत्रिपरिषद दिखाई दे रहा तुम लोग? अरे कहीं और लगा लू ना, तुम लोग उधर लिख लेना, ठीक है, इसके अंदर मत लिखना। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिखा? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों से हम मंत्री परिषद निकालते हैं, और यह मंत्री परिषद किसका हिस्सा असल में होता है? कार्यपालिका का हिस्सा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और इसी विधायिका को या लोकसभा राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? मुख्यतः सरकार तो नहीं बोलते हैं, संसद बोलते हैं। हालांकि संसद में राष्ट्रपति भी आता है, लेकिन ऐसे समझ लो, ऐसे इक्विवेलेंट है, बराबर है, लगभग बराबर है, पूरी तरह से बराबर नहीं है, लेकिन केंद्रीय विधायिका यानी कि संसद। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? या केंद्रीय विधायिका प्लस राष्ट्रपति बराबर संसद होता है, प्लस राष्ट्रपति यहां लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ठीक है। यहां पर भी 2 सदन, उन्हीं 2 सदनों से कौन निकला था? कार्यपालिका। उन्हीं 2 सदनों के सदस्यों को चयनित करके मंत्री बनाया गया था। वही मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे। वही मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के अंतर्गत कोई कानून बन रहा होगा, कोई नियम बन रहा होगा, उसके लिए जिम्मेदार होंगे, बनाएंगे, लागू करवाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? वही मंत्री अपनी सरकार से कहकर या एमपी यानी कि पार्लियामेंट के जो सांसद हैं उनसे कहकर कोई बिल पेश करवाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी कि बिल को संसद में पेश करने का काम, लिखने का काम नहीं, संसद में पेश करने का काम और लागू करवाने का काम किसका है? मंत्रिपरिषद का। यानी कि इसीलिए कार्यपालिका का हिस्सा। और यह बिल लागू अंततः कब होगा? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति, अपने हस्ताक्षर के रूप में दे देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए कार्यपालिका का हिस्सा और भी कौन है? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह कार्यपालिका किसमें से आई? विधायिका से में या संसद में से आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? संसदीय प्रणाली में विधायिका से कार्यपालिका निकलती है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यहां पर लेटर सपोज अमेरिका का एग्जांपल ले रहे हैं, यूएस का एग्जांपल ले रहे हैं। ये तुम्हारा है जन प्रतिनिधि सदन या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि सदन विधायिका में, और विधायिका में कौन है? सीनेट। ठीक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका एकदम अलग अलग। विधायिका से कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकदम कोई संबंध नहीं, स्पष्ट लाइन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और इसी कार्यपालिका का प्रमुख और सरकार का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी कार्यपालिका से निकला है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का भी प्रमुख है और राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख है। कुछ नहीं बताना है, बस कार्यपालिका से निकला हुआ राष्ट्रपति है। कार्यपालिका से निकला हुआ राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कोई भी संबंध इससे नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सदन से नहीं चुना गया है, ना ही सीनेट से। समझ रहा हूं ना? दोबारा समझ लो। मंत्रीगण जो विधायिका में है, सॉरी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में जो सांसद हैं वो विधायिका का हिस्सा,
मेरी बात सुन भाई, राष्ट्रपति को आपने सीधे चुनाव में वोट किया, डायरेक्टली चुना, हाँ डायरेक्टली चुने गए। क्या मेरी बात सुन भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और यह चुना हुआ राष्ट्रपति कार्यपालिका में ही मंत्री परिषद के सदस्यों को निर्वाचित करेगा। मंत्री परिषद के सदस्यों को कार्यपालिका के अंग या काम के लिए कौन निर्वाचित नामित कर रहा है? राष्ट्रपति। क्या मंत्री परिषद विधायिका का अंग? क्या मंत्री परिषद विधायिका का अंग? कहां है? विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग। क्या मेरी बात सुन भाई? अरे बोलो। यानी कि मंत्री परिषद और विधायिका कोई लेना देना नहीं। क्या मेरी बात सुन भाई? अरे बोलो। यहां पर सरकार गिराना है, यहां पर सरकार गिराना, मुख्यतः सरकार लोकसभा, क्योंकि लोकसभा की सीट ज्यादा है। कितनी है? 545, अब 43 हो गई ना, 543। और राज्यसभा में कितनी है? 245। तो मुख्यतः जिस पार्टी की मेजॉरिटी लोकसभा में होगी, समझ रहा हो ना, वो सरकार बना लेती है। तो सरकार सामान्य तौर पर लोकसभा के अनुसार चलती है। सामान्य टर्म में हम लोकसभा में निर्मित सरकार को ही सरकार बोलते हैं। जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी को सरकार बोल दिए। क्या मेरी बात क्लियर है? लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत उसी की सरकार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और अगर इन्हें हटाना हो तो लोकसभा में, है ना, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध में कोई मोशन, कोई प्रस्ताव ला सकते हैं। धन विधेयक का अगर इनके द्वारा प्रस्तावित है वो रोक सकते हैं, या इनके प्रस्तावों को रोककर, समझ लो बस, आप इतना समझ लो बस, सिंपल सी बात कि लोकसभा सरकार, है ना, लोकसभा ही सरकार को चला रही, लोकसभा से चयनित लोग ही सरकार को चला रहे। लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी, और मेजॉरिटी पार्टी का ही जो अध्यक्ष या उसके द्वारा ही नामित सदस्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड, यानी कि प्रधानमंत्री। समझ रहे हो ना? चलो उतने डीप में नहीं जा रहे, बस हल्का हल्का भी समझ रहे हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। इसमें देखते हैं, पहले इसमें राष्ट्रपति खुद मंत्रिपरिषद का चुनाव कर रहा है। मंत्रिपरिषद को आपने चुना नहीं। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को लग रहा है कि वह आदमी, है ना, उसे फाइनेंस सेक्टर की बड़ी अच्छी नॉलेज है, उसे मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना दे रहा हूं। तो बिना इलॉन मस्क के चुनाव लड़े, बिना मार्क जुकरबर्ग के चुनाव लड़े, समझ रहे हो ना, इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना सकता है कौन? डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति अमेरिका का। भारत में असंभव है। भारत में जितने भी मंत्री कार्यपालिका का हिस्सा बनने वाले हैं वो सब जरूरी है कि कहां से आए? विधायिका से, यानी चुनाव जीत कर आए, या कम से कम नामित होकर आए, सांसद हो। ऐसा कोई भी मंत्री नहीं बन सकता जो पहले से सांसद ना हो। बन सकता है? बन सकता है। हाँ, अगर बन गया तो 6 महीने के अंदर उसे सांसद बनकर आना होगा। यानी कि मुख्यतः क्या बात बोलने की कोशिश की जा रही है कि मंत्री वही बनेगा जो सांसद हो। मेरी बात समझ? अगर आपको मंत्री के रूप में नामित कर दिया जा रहा है तो आप कहीं से सांसद ही जीत कर आइए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, इसे बना लिया, इसे बनाओ फिर आगे लिखते हैं। फ्लो बिगाड़ दिया। चलो पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, फिर हम और समझेंगे। अभी समझाऊंगा अच्छे से। पहले एक बात तो एकदम क्लियर है ना, एक बात एकदम क्लियर है, बस एक बात पे बता दो। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का स्पष्ट वितरण किसमें अच्छा है? इसमें अच्छा है या इसमें अच्छा है? राष्ट्रपति में या इसमें संसदीय में? शक्तियों का वितरण ज्यादा क्लियर इसमें, ज्यादा स्पष्ट इसमें। इसमें विधायिका अलग,
कार्यपालिका अलग, न्यायपालिका अलग है, पूरी तरह से अलग है। जबकि इसमें कार्यपालिका का मुख्य भाग किसमें से आ रहा है? विधायिका में से आ रहा है। तो एक व्यक्ति विधायिका के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है या कार्यपालिका के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, कैसे क्लियर होगा? मेरी बात समझाई? तो मुश्किल है, इसमें स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है, स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा नहीं है, उसमें शक्तियों का विभाजन केवल पूरी तरह से स्पष्ट है। मेरी बात समझ? इस बात पे यहां तक क्लियर है ना? बस यहीं तक नोट करना है। लिखो लिखो, बना लिया इसे? लिखो संसदीय व्यवस्था में, बना लिया इसे? बना लिया तो लिखो आगे, लिखो संसदीय व्यवस्था में, एक को लिखो संसदीय व्यवस्था, एक को लिखो अध्यक्षीय व्यवस्था। लिखो संसदीय व्यवस्था के नीचे, संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण शक्तियों का वितरण स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि विधायिका से ही मुख्यतः कार्यपालिका का निर्माण होता है। कार्यपालिका का कोई सदस्य, कार्यपालिका का कोई सदस्य हो सकता है विधायिका का हिस्सा ना हो, लेकिन वह सदस्य कौन होगा? खुद राष्ट्रपति, और कोई ऐसा सदस्य संभव ही नहीं है। मेरी बात समझ? यानी कि मुख्यतः, मुख्यतः वर्ड लिखा है इसीलिए, मुख्यतः कार्यपालिका का हर एक सदस्य कहां से आया होगा? विधायिका से। या फिर अगर कार्यपालिका का सदस्य है और विधायिका का सदस्य नहीं है, ऐसा एक और समय हो सकता है जब उसने अभी सांसदीय का चुनाव ना जीता हो, उसे मिनिस्टर बना दिया गया हो, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उसे क्या जीतना पड़ेगा? सांसदीय का चुनाव जीतना पड़ेगा, राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा के सांसद बनना पड़ेगा। अगर उसे मिनिस्टर बने रहना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ गई मेरी बात? क्या इसमें कोई ऐसा मिनिस्टर पॉसिबल है जो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य ना हो? नहीं। मेरी बात में अगर आज नहीं है तो 6 महीने के बाद से बनना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, कोई भी एक भी सदस्य क्या विधायिका का हिस्सा है? नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि अगर कार्यपालिका के सदस्य, अगर विधायिका के सदस्यों में से कोई एक आएगा तो या उसके हितों का टकराव हो जाएगा, यहां पर हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि वो कार्यपालिका के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करे या फिर विधायिका के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। क्या मेरी बात समझाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और इसीलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों जगह अलग अलग है काफी, न्यायपालिका दोनों जगह काफी अलग अलग है, लेकिन कार्यपालिका विधायिका एकदम से अलग किसमें होती है? अध्यक्षीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे क्या लिखा दूसरे वाले में? दूसरे वाले में कुछ लिखा? लिखोगे? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण, शक्तियों का वितरण स्पष्ट होता है, शक्तियों का वितरण स्पष्ट होता है, और वितरण की सीमा भी या वितरण का क्षेत्र भी अधिक होता है, जिससे
जिससे कार्यपालिका जिससे कार्यपालिका और विधायिका दोनों दोनों पृथक इकाइयों की तरह, पृथक यानी कि अलग अलग, दोनों पृथक इकाइयों की तरह कार्य करती हैं, कार्य करती हैं। ठीक है, गैप दे दें आप लोगों को कि कंटिन्यू करें? बताओ जैसा। कहाँ गई लड़की? बताओ रागिनी, बताओ भाई। 11 5 मिनट का तुम लोग, 2:30 बज गए। 5 मिनट का ब्रेक। चलो ठीक है, हाँ मेरी क्लास चलेगी। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं लग रहे हो तुम लोग, लेकिन फिर भी क्या करें। 2:45 तक आ जाओ। ठीक है, 7 मिनट का गैप है, जाओ पानी वानी पी लो। ठीक है, हाँ देखो जगह वैसे कुछ खिलाओ, विलाओ, रोटी खिलाओ उसे। जैसे जो आप बताएं विधायिका में जो एचओआर है उसका जो नियुक्ति होता है वो कॉमन जनता करती है। हाँ, आपका क्या नाम है? अब चलिए, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, गुड। ठीक है, घर पे आके रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जो इसमें विधायिका के लोग हैं, है ना, उनकी नियुक्ति कॉमन जनता, राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कॉमन जनता। मेरी बात सुनाई? वो मतलब राष्ट्रपति खुद से करता है। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, जिससे मन करे। अगर मन करेगा कि हमारे चाचा का लड़का एक बार हमसे दही खा गया था, या उसकी लस्सी हमने पी ली थी, है ना, वो वापस मांगना चाह रहे हैं कि हमें विधायक हमें मंत्रिपरिषद बना, तो उसे बना देंगे। लेकिन ऐसा करेंगे कि लोग हमारा विरोध ना करें। मंत्रिपरिषद को चुनने की स्वतंत्रता राष्ट्रपति के पास होती है। टोपी वाली लड़की, समझ में आया? चलो, लेट से आती हो रोज? भैया पानी वानी है? अरे आज तो इतनी गर्मी थी, आज तो एकदम पसीना पसीना, हालत खराब। वीडियो आपने देखा जो अपलोड हो रहा है? हाँ, वो तो अच्छा है, क्वालिटी सही हो गई। हाँ क्वालिटी पहले से अच्छी। कभी कभी लेकिन वो चला जा रहा है। सब तो क्या आंसर राइटिंग चेक हो जाता है क्या? क्या है? आंसर राइटिंग का चेक। हाँ हाँ।